कक्षा 12 के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रमोद साइंस क्लासेस के एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हम सब हिंदी का संपूर्ण व्याकरण प्यारे बच्चों इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि ये सारे टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्यारे बच्चों फिक्स टॉपिक है जो कि आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 20 नंबर कंप्लीट कराने वाला हूं। प्यारे बच्चों, सिर्फ इस 20 मिनट की वीडियो को देखिए और इस 20 मिनट को वीडियो को देखने के बाद आप सभी का 20 नंबर पूरा क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में हम सब क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला टॉपिक है मुहावरा और लोकोक्तियाँ। ये प्यारे बच्चों आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है यहाँ पर शब्द युग्म। ठीक है, तो शब्द युग्म ये भी 2 नंबर का आता है। तीसरा है एक शब्द के 2 अर्थ, ये भी 2 नंबर के आता है। और वाक्यांकितों के लिए एक शब्द और शुद्ध अशुद्ध, और सबसे बड़ा नंबर वाला है महत्वपूर्ण निबंध। तो ये सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में हम सब पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब मुहावरा और लोकोक्तियाँ को पढ़ते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पर क्या है, मुहावरा और लोकोक्तियाँ। आप सभी को बता दें कि इसमें क्या रहेगा, आप सभी को इस प्रकार से क्वेश्चंस दिया जाएगा और आप सभी को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में कई साल पूछे गए हैं और 2026 में भी पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप सभी का पहला क्वेश्चन है, करा है एक म्यान में 2 तलवार। क्या करा है, एक म्यान में 2 तलवार। एक म्यान में 2 तलवार, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न मुहावरा और लोकोक्तियाँ में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम सब इसके सामने इसका अर्थ बताएंगे और फिर इसको में वाक्य में कैसे प्रयोग करना है वो बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका एक म्यान में 2 तलवार का क्या अर्थ होता है। तो एक म्यान में 2 तलवार का अर्थ होता है एक वस्तु के स्थान पर 2 वस्तु रखने की चेष्टा करना। ठीक है, इसे प्यारे बच्चों आप सब क्या करेंगे, इस तरीके से इसका लिखेंगे, फिर लिखेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, कॉपी में कैसे लिखेंगे इसे बता रहा हूँ। वाक्य प्रयोग लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या कि बताओ तुम मेरा साथ दोगे या दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को अपने हिसाब से एक वाक्य बनाना है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं तो आप सभी को 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, कहा है कि आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना का मतलब होता है कि बहुत प्रिय होना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि सावित्री ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम तो मेरे आंखों का तारा हो, तुम्हें अपने से दूर कैसे जाने दूं। तो इस तरीके से आप सभी को वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, अगला यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, कहा है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आसमान से गिरा खजूर अटका। ठीक है, इसका अर्थ मतलब है, इसका अर्थ क्या है कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे इसका कि रमेश दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने से पर्याप्त अंक प्राप्त किए, किंतु नकल के आरोप में परीक्षा फल रोका गया। बेचारे का वही हाल कि आसमान से गिरा खजूर पर लटका। तो इस तरीके से आप सभी को वाक्य प्रयोग इसका करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंधे की लकड़ी होना। अंधे का लकड़ी होना का मतलब होता है कि एकमात्र सहारा होना। ठीक है, वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि श्रवण कुमार के वध की सूचना पाते ही उसके माता पिता बिलख बिलख कर रोने लगे, उनके लिए तो वह अंधे की लकड़ी था। ठीक है, इस यानी श्रवण कुमार के लिए, श्रवण कुमार जो थे अपने माता पिता के लिए एकमात्र सहारा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका मतलब होता है बुद्धि कुष्ठित होना, हो जाना। ठीक है, वाक्य प्रयोग लिखेंगे इसका कि सुरेश ने क्रोध में अपनी पत्नी से कहा, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे तुम्हें ब्याहने गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को उसका वाक्य प्रयोग लिखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबित होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबित होना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि आजकल के लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को सेम इसी तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कराए कि अंगूठा दिखाना। 7वां यहाँ पर क्वेश्चन है, कराए कि अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है वस्तु देने से मुकर जाना। ठीक है, वस्तु देने से मुकर जाना। इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे, अरे साहब आपके सामने ही तो मोहन ने मुझसे 1 सप्ताह इसके लिए पुस्तक ली थी और लौटाने के नाम पर मुझे अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, यानी वस्तु देने से मुकर गया। अगला यहाँ पर लिखेंगे कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है कि स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे, आजकल सच्चा मित्र मिलता भी ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि आग बुलबुला हो जाना। मतलब होता है इसका कि बहुत क्रोधित हो जाना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि हनुमान द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण आग का बुलबुला हो गया, यानी बहुत क्रोधित हो गया।
ठीक है। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि आस्तीन का सांप, इसका मतलब होता है कि मित्रता की ओट में छिपा हुआ शत्रु। वाक्य प्रयोग लिखेंगे, सावधान रहना, हमारे दल में आस्तीन के सांप बहुत घुस आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इसी तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में इसको लिखना है। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आप सभी का 2 नंबर लोकोक्तिया और मुहावरा से क्लियर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि ईद का चांद होना। ईद का चांद होना का मतलब होता है कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे, कहो मित्र अब तक कहाँ रहे, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, मतलब बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ऊँट के मुंह में जीरा, यानी अत्यधिक को कम मिलना। इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कान पर जू न रेंगना, मतलब कोई ध्यान न देना। इसका मतलब क्या होता है कि कोई ध्यान नहीं देना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया किंतु तुम्हारे कान पर जुआ नहीं रेंगती, मतलब तुम्हें कोई समझ नहीं आता। 14 वाला क्वेश्चन लिखेंगे कि गड़े मुर्दे को उखाड़ना, मतलब कि पुरानी दबी हुई बातों को फिर से सामने लाना, उसे क्या कहते हैं, गड़े मुर्दे को उखाड़ना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे इसका कि तुम दोनों अब प्रेम से रहना चाहिए, गड़े मुर्दे को उखाड़ने से क्या लाभ, उनकी पुरानी बातों को भूल बहुत जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से करना है। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ यही आप सभी को वाक्य प्रयोग करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो इसका अर्थ है वो सेम रहना चाहिए। अगला 15 वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गागर में सागर भरना, यानी थोड़े में बहुत अधिक भर देना। ठीक है, वाक्य प्रयोग लिखेंगे इसका कि बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर का सागर भर दिया है। ठीक है। 16 वाला क्वेश्चन है कि घी के दीपक जलाना, मतलब बहुत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे इसका कि राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, यानी बहुत प्रसन्न हो गए। राम के अयोध्या आने पर अयोध्या वासी बहुत खुश हो गए, इसलिए क्या किए, घी के दीपक जलाए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब होता है कि बहुत गहरी नींद में सोना। ठीक है, वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि परीक्षा सिर पर आ जाने पर भी वह घोड़े बेचकर सो रहा है, मतलब बहुत गहरी नींद में सो रहा है। अगला है यहाँ पर कि छाती पर मूंग दलना, मतलब बहुत परेशान करना। इसका मतलब क्या होता है, बहुत परेशान करना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बार बार मेरी छाती पर मूंग दल रहे हैं। इस तरीके से आप सभी को वाक्य प्रयोग इसका करना है। आगे है यहाँ पर कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब होता है कि भाग जाना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, यानी भाग गए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मुंह फुलाना, मतलब असंतुष्ट हो जाना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना उचित नहीं है। इस तरीके से आप सभी को एक फिक्स वाक्य बनाना होगा इसके शब्द के अनुसार। अब दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है शब्द युग्म। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि श्रवण और श्रवण। श्रवण और श्रवण, देखिए यहाँ पर जो श्रवण होता है, इसका जो श्रवण है, श्रवण का मतलब होता है यहाँ पर कान। क्या होता है, कान होता है। श्रवण का मतलब होता है कान, और श्रवण का मतलब होता है भिक्षु। तो श्रवण का मतलब होता है कान यानी सुनने वाला, श्रवण का मतलब होता है भिखारी यानी भीख मांगने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो कौन है जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, कान और भिक्षु। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बसन और व्यसन। तो बसन और व्यसन का मतलब होता है, देखिए बसन का मतलब क्या होता है, बसन का मतलब होता है वस्त्र। बसन का मतलब क्या होता है, वस्त्र। ठीक है, इसका मतलब होता है वस्त्र, और वसन का मतलब होता है आदत। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, वस्त्र और आदत। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। तीसरा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अविराम और अभिराम, इसका मतलब क्या है। देखिए विराम का मतलब होता है रुकना, और अविराम का मतलब होता है बिना रुके। अविराम का मतलब क्या होता है, बिना रुके। अविराम का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख है, बिना रुक के और सुंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि अंश और अंशु। देखिए अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग। अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा और या भाग, और अंशु का मतलब होता है कि किरण। अंश का मतलब क्या होता है, किरण। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग क्या है, इसका भाग और किरण, ये सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कटिबंध और कटिबद्ध क्या क्या मतलब है।
तो कटिबद्ध का मतलब होता है, कटिबद्ध का मतलब होता है कि करधनी, यानी जो कमर में पहना जाता है करधनी। और कटिबद्ध का मतलब होता है कि तैयार हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख है, करधनी और तैयार। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप सब नोट कर लीजिएगा। यदि आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है कि बात और वात। देखिए, बात का मतलब होता है कि बातें, बात का मतलब होता है बातें, और वात का मतलब होता है कि हवा। वात का मतलब क्या होता है? हवा। तो इसके इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो बातें और हवा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क। ठीक है, 7वां वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य। देखिए, आपने सभी ने केमिस्ट्री में इसका पढ़ा होगा कि द्रव का मतलब होता है कोई लिक्विड पदार्थ, कोई लिक्विड पदार्थ यानी तरल चीज़। और द्रव्य का मतलब होता है कि कोई पदार्थ, कोई पदार्थ या फिर कोई चीज़। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है इस तरीके से ऑप्शन नंबर का तरल पदार्थ और धन। धन मतलब कोई प्रकार का एक वस्तु है जिसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो तरल पदार्थ और धन, इसका क्या जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण और सवर्ण। देखिए, स्वर्ण का मतलब होता है कि स्वर्ण का मतलब होता है सोना, स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना। और सवर्ण का मतलब होता है कि उच्च जाति। इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर घ है, इसका क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा है कि अंश और अंश। देखिए, हमने अंश और अंशु पढ़ा है, अब यहाँ पर आ गया क्या है अंश और अंश। फर्क बस इतना है कि इस अंश में छोटा सा है और दूसरे अंश में क्या है बड़ा सा है। तो जिसमें छोटा अंश है, जिस अंश में छोटा सा है उसका मतलब होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। जिस अंश में छोटा सा यश है, छोटा सा है, उसे क्या कहते हैं कंधा। और जिस अंश में बड़ा सा है उसका मतलब होता है कि हिस्सा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कंधा और हिस्सा इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10 का रहा है यहाँ पर कि अभय और उभय। देखिए, यहाँ पर आपसे बता दूं कि भय का मतलब होता है डर, भय का मतलब क्या होता है कि डर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभय, तो अभय का मतलब क्या हो गया निडर, और उभय का मतलब दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क है, यानी निडर और दोनों, इसका क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंबुज और अम्बुद। तो देखिए, यहाँ पर यदि आप सभी को यहाँ पर ट्रिक बताऊँ, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में देखिए अम्बु अम्बु है। देखिए, दोनों में क्या है अम्बु अम्बु है, लेकिन एक के आगे क्या है ज, एक के पीछे ज है, एक के पीछे द है। तो अम्बु माने क्या होता है पानी, और ज माने जन्म लेने वाला, यानी पानी में जन्म लेने वाला कौन है? कमल है। पानी में जन्म लेने वाला कौन है? कमल है। और अगला यहाँ पर अम्बुद, अम्बुद का मतलब क्या है? अम्बु का मतलब पानी हो गया, द का मतलब देने वाला, यानी पानी कौन देता है? तो बादल देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमल और बादल, ऑप्शन नंबर क इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, कहा है कि अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों की तुलना करना, यानी कहते हैं ना कि इसकी अपेक्षा वो लड़का अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपेक्षा का मतलब होता है कि तुलना करना, और उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना, अवहेलना करना यानी बुराई करना। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या है ग है, तुलना में और अवहेलना, इसका क्या है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग। अगला यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 है, कहा है कि अनल और अनिल। तो देखिए, अनल का मतलब होता है आग, अनल का मतलब क्या होता है आग, और अनिल का मतलब होता है हवा। तो इसका जो राइट आंसर है आग और हवा, क्या है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ग क्या है इसका राइट आंसर है, अग्नि और वायु, क्या है इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि कपट और कपाट। देखिए, कपट का मतलब होता है कि धोखा करना, कपट का मतलब होता है धोखा करना, और कपाट माने होता है दरवाजा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धोखा और दरवाजा, ऑप्शन नंबर ग इसका क्या है राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गृह और ग्रह का क्या मतलब है। तो देखिए, गृह का मतलब होता है घर, गृह का मतलब क्या होता है घर, गृह का मतलब होता है ग्रह, घर, और ग्रह का मतलब होता है क्या नक्षत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क है, घर और नक्षत्र, इसका क्या है राइट आंसर ऑप्शन नंबर क। यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि जलज और जलद, सेम वही यहाँ पर टिक लगाएंगे। जल का मतलब होता है जल, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला यानी कमल, और जल देने वाला यानी बादल। तो कमल और बादल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर, कमल और बादल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 17 नंबर, कह रहा है कि तरड़ी और तरड़ी, इसमें दोनों में अंतर क्या है कि एक में छोटी ई का मात्रा है और एक में बड़ी का मात्रा है। तो तरड़ी में जिसमें छोटी का मात्रा है उसका मतलब होता है सूर्य, उसका मतलब क्या होता है सूर्य। और जिसमें क्या है तरड़ी है, जो जिसमें बड़ी की मात्रा है उसका मतलब होता है नाव,
तो इसका जो सूर्य और ना इसका क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ग है, सूर्य और ना, तो ऑप्शन नंबर ग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है एक शब्द के दो अर्थ, और इसी को हम लोग कहते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो ये अनेकार्थी शब्द हमने बहुत ही अच्छी तरीके से छाट लाया है, जो कि बहुत एग्जाम जो है पिछले कई सालों से ये रिपीट हुए हैं, और 2026 में मैं भी इस बात की गारंटी करता हूँ कि यही अनेकार्थी शब्द आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहला अंबर है। अंबर का दो अर्थ लिखना है, तो अंबर का मतलब एक होता है वस्त्र और एक होता है आकाश। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर अली, अली का मतलब होता है भौरा या सखी। तीसरा है यहाँ पर अर्क, अर्क का मतलब होता है सूर्य या मदार। चौथा यहाँ पर है अक्षत्र, अक्षत्र का मतलब होता है चावल का दाना या अखंड। पांचवा है यहाँ पर उत्तर, मतलब उत्तर का मतलब होता है जवाब देना या भविष्य। कर का मतलब होता है हाथ या किरण। कनक का मतलब क्या होता है, सोना या धतूरा। आगे है करा है कि कर्ण, कर्ण का दो अर्थ लिखेंगे, कान या कुंती का पुत्र। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। काल का मतलब होता है समय या मृत्यु। कांड का मतलब होता है घटना या समूह या अध्याय। गो का मतलब होता है गाय या रिंद। गुरु का मतलब होता है अध्यापक या बड़ा। दल का मतलब होता है समूह या पत्ता। द्विज का मतलब होता है पक्षी, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य। ठीक है, सभी को आप सभी के कॉपी में नोट कर लेना है और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। ठीक है, अगला है नग, नग का मतलब होता है पर्वत, नगीना या वृक्ष। अगला है नाग, नाग का मतलब है सर्प या हाथी। पत्र का मतलब होता है पत्ता या चिट्ठी। जनक का मतलब पिता, राजा या जनक। यहाँ पर अगला है लक्ष्य माने प्रयोजन या उद्देश्य या निशाना। विश्वा है यहाँ पर सारंग का मतलब होता है मोर, सांप या कोयल। नीरज का मतलब होता है जलज, अंबुज या कमल। आगे यहाँ पर है कि चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब होता है कि शशि, चांद, चंद्र, सुधांशु। अगला है अग्नि, आग, पावक या अनल। खल का मतलब हो गया कि दुए, दुर्जन, अधम। अगला है यहाँ पर कुल, कुल का मतलब होता है समस्त या वंश या केवल। खग का मतलब होता है पक्षी, तार, गंधर्व, अवार। ठीक है, तात का मतलब हो गया पुता, पूज्य, भाई, मित्र। दाम का मतलब हो गया मूल्य, धन, माला या रस्सी। ठीक है, आगे है यहाँ पर कि मित्र, मित्र का मतलब हो गया दोस्त, सखा या सहयोगी। वन का मतलब हो गया जंगल, किरण, वाटिका, मकान। ठीक है, गरल का मतलब हो गया विष, बिच्छू या सांप। गिरधर का मतलब हो गया कि गिर पर्वत को धारण करने वाला या कृष्ण। ठीक है, तनया का मतलब लिखेंगे यहाँ पर कि पुत्री, पिडवन, नाम की लता। अज का मतलब यहाँ पर लिखेंगे अजन्मा या ब्रह्मा, बकरा या कामदेव। कुमार का मतलब यहाँ पर लिखेंगे युवक, सुगा या खरा सोना। ठीक है, आगे लिखेंगे यहाँ पर कि सीखी, सीखी का मतलब होता है चोटी, मेथी या फिर वृक्ष। अरुण का मतलब लिखेंगे यहाँ पर सूर्य, लाल, मजीठ या बाल। वारिद का मतलब लिखेंगे यहाँ पर बादल, नगर, मोथा या आगत। भुजंग का मतलब यहाँ पर लिखेंगे कि सांप, लंपट, शीशा, नामक धातु। ठीक है, नागेश का मतलब लिखेंगे यहाँ पर हिमालय या शेषनाग। श्रुत का मतलब यहाँ पर लिखेंगे आवाज, शब्द, वेद या किंवदंती। पयोधर का मतलब यहाँ लिखेंगे बादल या नीरद। ठीक है, आगे है यहाँ पर, अब हम सब आते हैं अगला टॉपिक पर, जिसका नाम है पाठकों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। दूसरा यहाँ पर है जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। तीसरा है जिसे कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। चौथा है जो 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाले को सत्यायु कहते हैं। जिसकी गणना न की जा सके उसे अगणित कहते हैं। जो कभी जन्म नहीं लेता है उसे अजन्मा कहते हैं। किए गए उपकार को न मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है, आगे है यहाँ पर कि जो ईश्वर में विश्वास, जिसको ईश्वर में विश्वास न हो उसे नास्तिक कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। 100 वर्ष के समय को सत्यायु कहते हैं। वह पूरी जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। जिसकी उपमा करने के योग्य न हो उसको निरुपम कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र को क्या कहते हैं, दैनिक कहते हैं। अगला है यहाँ पर कि जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम कहते हैं। और है यहाँ पर अभी अभी स्नान किया हो उसे सद स्नान कहते हैं। जंगल में आग लगने वाली को दावा अग्नि कहते हैं। जो वंदना करने योग्य है उसे वंदनीय कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। जो कभी न मरता उसे अमर कहते हैं। जिसे क्षमा की जा सके उसे क्षम कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर है कि जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जीने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासा कहते हैं। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। स्वयं से और कम खर्च करने वाले को मित व्ययी कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि स्वयं और कम बोलना
अथवा जो कम बातें करता है उसे मितभाषी कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर है जो दूसरों का उपकार करता है उसे परोपकारी कहते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों से को जीत लिया उसे जीतेंद्रिय कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो उसे अतीत कहते हैं। विश्वास न करने योग्य उसे अविश्वास कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। प्रारंभ से अंत तक को अधोपांत कहते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब ध्यान रखिएगा। अब अगला यहाँ पर टॉपिक है हमारा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 4 अशुद्ध वाक्य दिया जाते हैं और बोलता है कि कहीं 2 को आप सभी को शुद्ध में लिखना है। तो वहीं पर मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य लेकर आए हैं शुद्ध और अशुद्ध। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अशुद्ध में, इस तरीके से आपको दिया जाएगा अशुद्ध में कि मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे। शुद्ध में लिखेंगे यहाँ पर कि मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। अनेकों को यहाँ पर अनेक क्यों किया गया है, क्योंकि अनेक का मतलब ये होता है बहुत सारे। ठीक है, तो अनेकों को आप अनेकों नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से अनेकों लिखना क्या है, गलत है। तो आप सब शुद्ध में लिखेंगे अनेक। ठीक है, फिर दूसरा अशुद्ध वाक्य यहाँ पर है कि आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता। आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता, शुद्ध वाक्य में लिखेंगे यहाँ पर आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे कि अशुद्ध वाक्य में लिखेंगे कि प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। ठीक है, तो शुद्ध में लिखेंगे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। पांचवा लिखेंगे अशुद्ध वाक्य में कि मेरा प्राण संकट में है। शुद्ध करके लिखेंगे इसे कि मेरा प्राण संकट में है, मेरे प्राण क्या है, संकट में है। आगे यहाँ पर लिखेंगे कि अशुद्ध वाक्य में कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध नहीं मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, तो शुद्ध में लिखेंगे क्या, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अगला लिखेंगे यहाँ पर कि सीता गुणवान स्त्री है। तो यहाँ पर शुद्ध में लिखेंगे सीता गुणवती स्त्री है। गुणवान देखिए पुरुष में लगाया जाता है, गुणवान पुरुष है, तो स्त्री में क्या लिखेंगे, गुणवती। ठीक है, यहाँ पर सातवां शुद्ध वाक्य है कि दादी का प्राण निकल गया। तो यहाँ पर इसको शुद्ध करके लिखेंगे कि दादी के प्राण निकल गए। अगला यहाँ पर शुद्ध वाक्य है कि वह धर्मार्थ के लिए दान दे रहा है। शुद्ध करके लिखेंगे इसे कि वह धर्मार्थ दान दे रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। शुद्ध वाक्य करके यहाँ पर लिखेंगे साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। घोर एक गलत शब्द है, यानी एक देहाती शब्द है, इसका लिखेंगे हिंदी शब्द में तो घनिष्ठ। ठीक है, अशुद्ध वाक्य में पहला आगे है कि मैं यह पुस्तक पढ़ा रहा हूँ। मैं ये पुस्तक पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य करके लिखेंगे कि मैं यह पुस्तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अशुद्ध वाक्य अगला है कि पुत्री पराया धन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शुद्ध में कि पुत्री पराया धन होती है, होता नहीं है, होती है। ठीक है, अगला अशुद्ध वाक्य है कि 100 रुपया प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पर शुद्ध में कि 100 रुपये प्राप्त हुए। अगला यहाँ पर है कि अशुद्ध वाक्य कि वह दंड देने योग्य है। शुद्ध करके लिखेंगे कि वह दंड पाने योग्य है। अशुद्ध वाक्य अगला है कि वृक्षों पर कोयल बैठी है। तो अशुद्ध करके लिखेंगे कोयल वृक्षों पर बैठी। वृक्षों पर कोयल नहीं बैठी है, कोयल पर वृक्ष बैठी है, कोयल वृक्ष पर बैठी यानी। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखेंगे कि अशुद्ध वाक्य कि हवा ठंडी बह रही है। हवा ठंडी नहीं बह रही है, ठंडी हवा बह रही है। ठीक है, जिसको लिखेंगे कि ठंडी हवा बह रही है। अगला अशुद्ध वाक्य है कि कौन में दोष नहीं होता। कौन में दोष नहीं होता यानी जिसका अशुद्ध लिखेंगे किसमें दोष नहीं होता। अब यहाँ पर है अशुद्ध वाक्य कि यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। शुद्ध करके लिखेंगे कि मेरा मित्र मेरे साथ रहता है। अगला लिखेंगे कि आज मैं प्रातः काल के समय गया था। शुद्ध करके लिखेंगे कि आज प्रातः काल मैं वहाँ गया था। तो इस तरीके से आप सभी को मैंने पूरा व्याकरण बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। इसका पीडीएफ आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा स्टूडेंट, वहाँ से जाकर आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से जाएंगे तो आप सभी को इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा, वहाँ पर जाकर इसको पीडीएफ डाउनलोड करके आप सभी से नोट डाउन अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हिंदी की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो धन्यवाद, मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय।